हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। गाइस, मैं आपको 11th की एनसीईआरटी बुक पढ़ा रही थी और उसमें हम अपने 2 चैप्टर पहले कंप्लीट कर चुके हैं और 3rd चैप्टर हमारा चल रहा था। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका पार्ट 1 यानी अर्थक्वेक हम डीपली स्टडी कर चुके थे, जो कि है आपका भूकंप। ठीक है, भूकंप को पढ़ने के बाद जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो आज की क्लास में हम पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में पढ़ेंगे। तो हाफ चैप्टर पार्ट 1 में कर चुके हो। जो स्टूडेंट उस वीडियो को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज प्लेलिस्ट का, तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप सारी एनसीईआरटीज देख सकते हो, 7th 8th 9th 10th और 11th की जो अब चल रही है वो भी। ठीक है, तो सारी एनसीईआरटी करके ही अपने एग्जाम देने जाना, क्योंकि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम चैप्टर 3 का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो अर्थक्वेक को तो हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, यानी भूकंप हम पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी पहले पृथ्वी की संरचना। आप सबको पता है हमारी पृथ्वी आंतरिक भाग 3 लेयर्स से बना हुआ है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, ये 1st नंबर वाली क्रस्ट, 2nd नंबर वाली मेंटल एंड 3rd नंबर वाली कोर। तो इन्हीं तीनों लेयर्स को हम डीपली स्टडी करेंगे आज की वीडियो में, जो कि 11th की एनसीईआरटी का पार्ट है। तो सबसे पहले हम बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो यहाँ पर भूपर्टी यानी क्रस्ट, ये हमारी पृथ्वी का सबसे भारी पार्ट है, बहुत ही ब्रिटल है, भंगुर है, जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि इसमें आप चट्टान देख सकते हो, चट्टानें होती है, रॉक्स होती है, मिट्टी होती है, तो इस तरीके की प्रवृत्ति है कि जल्दी टूट सकती है। भूपर्टी की जो क्रस्ट की जो मोटाई की बात करें तो महाद्वीप और महासागरों के नीचे दोनों अलग अलग है। महाद्वीपों के नीचे अलग है क्योंकि हमारे महासागर महाद्वीपों से भी अधिक गहरे हैं, तो महासागरीय पार्ट में जो भूपर्टी है उसकी गहराई अधिक है। तो महासागरों में भूपर्टी की जो मोटाई है महाद्वीपों की तुलना में कम है। ठीक है, तो भूपर्टी की मोटाई महासागरों में महाद्वीपों की तुलना में कम है, गहराई अधिक है। महासागरों के नीचे अगर हम बात करें इसकी औसत जो मोटाई है वो केवल 5 किलोमीटर, जबकि महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर है। महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर होने का क्या कारण है? क्योंकि महाद्वीपों के नीचे आपकी टेक्टोनिक प्लेटें हैं, जो कि आपका पार्ट है किसका? कॉन्टिनेंट का ही, इसी वजह से। तो महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर, डेप्थ की बात करें वो ज़्यादा है, मोटाई की बात करें वो कम रहेगी। ठीक है, तो आप इसे करेक्ट कर लेना। औसत मोटाई महासागरों के नीचे तो 5 किलोमीटर आएगी और महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर तक है। और अगर आपकी कुछ और माउंटेन्स की बात करें तो वहाँ पर यह मोटाई जो है और भी अधिक हो जाती है क्रस्ट की। जैसे फॉर एग्जांपल हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत के नीचे बात करें तो जो हमारी क्रस्ट की जो मोटाई है वहाँ 70 किलोमीटर तक है। तो भूपर्टी आपकी भारी चट्टानों से बनी हुई है। तो सिंपली बात है, आपके पर्वतों के नीचे क्रस्ट की मोटाई और भी अधिक है। ये अलग अलग एरियाज में अलग अलग मोटाई है, और औसत मोटाई की बात करें तो वो आपकी 33 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर घनत्व की बात करें, क्रस्ट के घनत्व की, भूपर्टी के घनत्व की बात करें तो केवल 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। महासागरों के नीचे इसकी जो चट्टानें हैं वो बेसाल्ट से निर्मित है। बेसाल्ट जो कि आपका पार्ट ऑफ आग्नेय चट्टानों का पार्ट है, बेसाल्ट उसका एक प्रकार है बेसाल्ट चट्टानें। तो महासागरों के नीचे जो हमारी क्रस्ट है वो बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है, इसीलिए इसे वहाँ पर बेसाल्ट परत भी कहते हैं, बेसाल्ट लेयर के नाम से भी जाना जाता है। महासागरों के नीचे इसका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। महाद्वीपों के नीचे 3 ग्राम और महासागरों के नीचे 2.7, दोनों ही याद रखोगे। महासागरों के नीचे बेसाल्ट से बनी हुई है, ये चीज़ भी आप याद रखोगे। अब आप इस मैप को देखिए, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को देखिए। यहाँ पर देखो, ये है सबसे ऊपर वाला पार्ट भूपर्टी, ये लिखा हुआ भूपर्टी। ठीक है, ये सेकंड पार्ट मेंटल जो कि 2900 किलोमीटर तक है, और क्रोड आपका यहाँ पे 6378 है बिल्कुल, बट एग्जैक्ट की बात करें 6371 किलोमीटर है, जो कि एग्जाम में बार बार आता है। पृथ्वी के सेंटर की जो मोटाई है वो कहाँ तक है, ये कितने किलोमीटर तक पृथ्वी का सेंटर है, तो 6371 किलोमीटर तक। ठीक है, अब ये क्रोड देख लो, ये जो अपर क्रोड की बात करें वो द्रव अवस्था में है, और इनर क्रोड यानी आंतरिक भाग हमारा ठोस अवस्था में है। ये सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे।
तो यहाँ पर इतना हमने देख लिया। यहाँ पर एक और लेयर इन्होंने डाली हुई है, दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फीयर, पार्ट ऑफ मेंटल लेयर। और जो एस्थेनोस्फीयर है ये आपकी 200 किलोमीटर तक होती है, 100 से 200 किलोमीटर की लेयर होती है। और दुर्बलता मंडल में हमारी जो पृथ्वी होती है कुछ प्लाज्मा की फॉर्म में होती है, मेल्ट फॉर्म में होती है, गाढ़े प्लास्टिक की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो अब हमारी सेकेंड लेयर ही आती है द मेंटल लेयर। भूपर्टी में क्रस्ट के नीचे वाला पार्ट हमारा मेंटल लेयर कहलाता है। ये आपकी मोह असंतत है। अब ये मोह असंतत है क्या है, यानी मोहरोविसिस डिसकॉन्टिन्यूटी, इंग्लिश में कहते हैं इसे मोह डिसकॉन्टिन्यूटी। मोहरोविसिस वैज्ञानिक ने इसे खोजा था। क्रस्ट और मेंटल के बीच की लेयर है, इसलिए इसे मोह असंतत्य भी कहते हैं। 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। मेंटल के अगर ऊपरी भाग की बात करें तो वो एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, 100 से 200 किलोमीटर वाला पार्ट। इसका विस्तार यहाँ पर 400 किलोमीटर तक लिखा हुआ है, बट एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है वो 200 किलोमीटर तक डालता है। ठीक है, इसका अर्थ है दुर्बलता से। दुर्बलता मंडल, एस्थेनो का शब्द का अर्थ की बात करें तो क्या अर्थ रहेगा, दुर्बलता। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है फॉर पीजीटी स्टूडेंट। एस्थेनो का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, दुर्बलता। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आका गया है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तो जो लावा हमारी सरफेस पर आता है वो लावा आपका इसी दुर्बलता मंडल से ही आता है। और इसके डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करें तो 3-4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से भी अधिक है, जो कि हमारे क्रस्ट का कितना था, नियर अबाउट आपका 27 ग्राम घन सेंटीमीटर, तो उससे अधिक है। क्रस्ट और मेंटल का जो अपर वाला पार्ट है उसे कहते हैं लिथोस्फीयर। अब ये लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर अगर इसकी मोटाई की बात करें तो 10 से 200 किलोमीटर के बीच लिथोस्फीयर पाई जाती है, 10 से 200 किलोमीटर के बीच। लिथोस्फीयर स्थल मंडल, जिस पर आपके सभी प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब कुछ हमारे लिए जो जीवन है वो सब कुछ स्थल मंडल पर ही है, लिथोस्फीयर पर। हमारे काम की सारी चीज़ें भी लिथोस्फीयर। निचले मेंटल का जो विस्तार है वो दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद है और वह ठोस अवस्था में है। निचला दुर्बलता मंडल आपका सॉलिड फॉर्म में है और ऊपर वाला दुर्बलता मंडल आपका प्लाज्मा की फॉर्म में है, यानी पदार्थ की चौथी अवस्था, जो कि मेल्ट हुए प्लास्टिक की तरह होता है। लास्ट लेयर आती है क्रोड। क्रोड जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, जो भूकंपीय तरंगे हैं उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की है पृथ्वी के क्रोड भाग को समझने में। पृथ्वी का जो क्रोड पार्ट है, क्रोड और मेंटल की अगर सीमा की बात करें तो 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। ठीक है, और ये जो 2900 किलोमीटर यानी क्रोड और मेंटल के बीच भी एक डिसकॉन्टिन्यूटी आती है जो यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। उस डिसकॉन्टिन्यूटी का नाम है गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी, तो इसको भी आप याद रखोगे। ठीक है, गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। बाह्य क्रोड आपका तरल फॉर्म में है। आउटर कोर की बात करें तो वो आपका लिक्विड फॉर्म में है, जबकि इनर कोर की बात करें यानी हमारा जो इनर आंतरिक क्रोड का पार्ट है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में है। और ये चीज़ें हमें बताता कौन है, भूकंपीय तरंगे, पी और एस तरंगे हमें इस चीज़ के बारे में बताती हैं, जो कि मैं आपको तीनों ही वेव पढ़ा चुकी हूँ। मेंटल और क्रोड की सीमा पर चट्टानों का जो घनत्व है 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और केंद्र में यानी 6371 किलोमीटर की गहराई पर जो घनत्व होता है वो 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो इस चीज़ से आप देख रहे हो, देखो हमारी जो क्रस्ट थी वहाँ पर घनत्व आपका कितना था, आपका लगभग 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और आपकी जो मेंटल की बात करें तो वहाँ पर आपका 5 से 7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और क्रोड की बात करें तो यहाँ पर आपका 5 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो जो हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग है क्रोड, उसका भी जो इनर कोड है उसका घनत्व सबसे अधिक है, 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और यही चीज़ हमें बताती है कि हमारी पृथ्वी का जो आंतरिक पार्ट है, जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट जहाँ पर है वहाँ पर अधिक दबाव है, अधिक घनत्व है। ठीक है, और इससे पता चलता है कि जो क्रोड है वो हमारे भारी पदार्थों से बना हुआ है, क्योंकि घनत्व अधिक है तो भारी पदार्थ से बना हुआ है, जैसे निकिल और लोहा। ठीक है, तो निकिल का Ni जुड़ गया, लोहे का Fe जुड़ गया, जिसे कहते हैं नीफे। तो आंतरिक क्रोड को नीफे के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी आपने याद रखोगे, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये थी पृथ्वी की आंतरिक परतें, क्रस्ट, मेंटल, कोर, तीनों हम कर चुके हैं, और अर्थक्वेक हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। अब हमारा आता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्यों इस वीडियो में ऐड किया इस चैप्टर में, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही रिलेटेड है। हमने ज्वालामुखी देखे हैं, और जब भी ज्वालामुखी फटते हैं तो आप टीवी में देखे हैं ना, लाइव तो ना देखे हो पर टीवी में तो सबने ही देखे हैं, न्यूज़पेपर या पिक्चर्स में सबने ही देखे हैं। तो जब ज्वालामुखी फटता है तो बहुत सारी गैसें निकलती हैं, राख निकलते हैं, चट्टानी पदार्थ निकलते हैं, लावा निकलता है, सब कुछ बाहर आकर फैल जाता है।
और ज्वालामुखी सक्रिय कहलाता है कौन सा, जब आपका ऐसा ज्वालामुखी जिससे हरदम कुछ ना कुछ निकलता रहता है, गैसें निकल रही हैं, धुआं निकल रहा है, जलवाष्प निकल रहे हैं, पानी निकल रहा है, लावा निकल रहा है, तो ऐसे वोल्केनो जिसमें से हर समय कुछ ना कुछ निकलता रहता है, तो इस प्रकार के वोल्केनो को एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। ठीक है, तो आपके जो तरल चट्टानी पदार्थ है दुर्बलता मंडल से निकलते हैं। हमारी जो एस्थेनोस्फेयर है जो कि प्लाज्मा की फॉर्म में है, वहीं से ही जो मैग्मा है वो दरारों में से ऊपर की ओर आना शुरू होता है, पृथ्वी के सरफेस तक धरातल पर पहुंचता है मेंटल के ऊपरी भाग में। इसे मैग्मा कहते हैं, इसी लिक्विड फॉर्म को, यानी पृथ्वी के अंदर मैग्मा, और जब ये मैग्मा बाहर आता तब हम इसे लावा कहते हैं, समझ गए। और जब ये धरातल पर पहुंच जाएगा तब हम इसे लावा कहते हैं। जो पदार्थ धरातल पर पहुंचता है उसमें लावा प्रवाह होता है। लावा में जमे हुए टुकड़ों का मलबा भी होता है जिसे कहते हैं जवल खंडाशम। जवल खंडाशम यानी ज्वालामुखी बम होते हैं, बड़े बड़े पत्थरों के जो टुकड़े निकलते हैं जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, धरातल को तोड़कर जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ज्वालामुखी बम कहते हैं। राख निकलती हैं क्योंकि कई चीज़ें जलती हैं, उनकी राख होती हैं। धूलकण निकलते हैं, गैसेस निकलती हैं जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, और कुछ मात्रा में आपकी क्लोरीन निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है और ऑर्गन। तो ये सारी की सारी गैसें निकलती हैं जब आपका ज्वालामुखी फटता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछी जाती है एक्चुअली कि निम्न में से कौन कौन सी गैसें जब ज्वालामुखी उद्गार होता है या फटता है तब निकलती हैं। तो नाइट्रोजन, सल्फर यौगिक, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये आप गैसेस याद रखोगे कौन कौन सी गैसेस निकलती है जब ज्वालामुखी फटता है, ये एग्जाम में आता है। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति यानी अलग अलग टाइप से ज्वालामुखी फटता है और धरातल पर भी अलग अलग आकृतियां बनाता है जब ज्वालामुखी फटता है। तो कुछ उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है इस आधार पर वोल्केनो को। तो कुछ मुख्य ज्वालामुखी आपके इस प्रकार हैं। तो सबसे पहला आता है सिल्ड वोल्केनो। सिल्ड वोल्केनो यानी सिल्ड ज्वालामुखी बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी में जो सिल्ड ज्वालामुखी होते हैं वो सबसे विशाल होते हैं। ठीक है, जो प्रशांत महासागर में आपके हवाई द्वीप है, प्रशांत महासागर में जो हवाई द्वीप है जो कि आपके यूएसए का पार्ट है हवाई द्वीप, तो उनके ज्वालामुखी सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं किसके, सिल्ड ज्वालामुखी के। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से ही निर्मित है, बेसाल्ट से ही निर्मित है। देखो यहाँ पर सिल्ड ज्वालामुखी का आपको पिक्चर भी दिखाई गई है। ठीक है, सिल्ड ज्वालामुखी यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये है आपका ज्वालामुखी, ये है इसका कालडेरा जो कि आपको गोल गोल सर्कल दिख रहा है। इससे विस्फोट होकर चीज़ें बाहर निकलती हैं तो धरातल को तोड़ती है, तो वो कालडेरा कहलाता है। तो सिल्ड ज्वालामुखी होते हैं जो हवाई द्वीप है आपका प्रशांत महासागर में, वहाँ पर तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं सिल्ड ज्वालामुखी। बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में लावा आता है, फिर वो लावा ठंडा हो जाता है, तब इस प्रकार के जो वोल्केना होते हैं उन्हें कहते हैं सिल्ड वोल्केनो। लावा उद्गार के समय यहाँ पर लावा बहुत ही पतला होता है, तरल होता है, इसी कारण इन ज्वालामुखी का जो ढाल होता है वो तरल होता है, इसलिए इनका ढाल तीव्र नहीं होता। यदि किसी तरह निकास नालिका से पानी भीतर चला जाए तो ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकते हैं। ये निकास नालिका होती है एक ऐसी नली जिससे आपका लावा बाहर आता है पृथ्वी तक, तो इसमें अगर पानी भीतर चला जाए तो ज्वालामुखी विस्फोट यानी ज्वालामुखी फट भी जाते हैं, अन्यथा कम विस्फोट ही इनकी विशेषता होती है सिल्ड ज्वालामुखी की। इन ज्वालामुखी से जो लावा है वो फुआरे के रूप में बाहर आता है, ऐसे छितर छितर ऐसे फुआरे के रूप में बाहर आता है लावा इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें और निकासी पर, जब ये फुहारे की तरह बाहर आता है ना तो इसकी निकासी पर, इसकी निकास पर एक शंकु भी बनाता है जिसे कहते हैं सिंडर शंकु। सिंडर शंकु जिसका फोटो ऊपर दिया गया है, ये है आपका सिंडर शंकु। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये छोटा सा जो दिख रहा है ये है आपका सिंडर शंकु। ठीक है, शंकु के टाइप में बनता है, कोन के टाइप में इस तरीके से विकसित हो जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिल्ड प्रकार के ज्वालामुखी कौन से द्वीप पर पाए जाते हैं। ऑप्शन में आपको ग्रीनलैंड दे दिया, ठीक है, और सीसली द्वीप दे दिया, हवाई द्वीप दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए हवाई द्वीप पर अधिकतर सिल्ड टाइप के ही वोल्केनो फटते हैं। नेक्स्ट आता है मिश्रित ज्वालामुखी। मिश्रित ज्वालामुखी ये कंपोजिट वोल्केनो, इन ज्वालामुखी में बेसाल्ट के अपेक्षा अधिक ठंडे यानी जो लावा होता है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है और चिपचिपा होता है। ठीक है, प्राय ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोट करते हैं, बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है जब ज्वालामुखी फटता है, और लावा के साथ में भारी मात्रा में बड़े बड़े ज्वालामुखी के टुकड़े यानी पत्थरों के टुकड़े भी आते हैं, राख भी धरातल पर पहुंचती है, और ये पदार्थ
आपके निकास नली से आसपास लेयर्स के रूप में जमा हो जाते हैं। तो इनमें ना अलग अलग लेयर्स बनते हैं, इसीलिए इन्हें मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में देखते हैं। यानी मिश्रित ज्वालामुखी, जैसे एक बार फट गया ज्वालामुखी, मान लो यहाँ से एक बार ज्वालामुखी फट गया, ठीक है, गाढ़ा है, चिपचिपा है, देर यहाँ जमा हुआ है, फिर दोबारा इसमें विस्फोट हो गया, यहाँ दोबारा से फिर जम गया, एक लेयर ये होगी, दूसरी लेयर ये होगी, अब फिर फट गया तो तीसरी लेयर ये होगी। तो इस प्रकार के जो ज्वालामुखी फटते हैं उन्हें कहते हैं मिश्रित ज्वालामुखी। नेक्स्ट आते हैं ज्वालामुखी कुंड यानी कालडेरा, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था। जब भी ज्वालामुखी फटता है तो हमारे धरातल को तोड़ता है तो एक सर्कल टाइप में आकृति बनती है जिसे कहते हैं कालडेरा। पृथ्वी पर सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं। ये इतने विस्फोटक होते हैं, जब इनमें विस्फोट होता है तो ये ऊंचा ढांचा बनाने की वजह नीचे धंस जाते हैं और एक गड्ढे का निर्माण करते हैं। लावा के गिरने से एक गड्ढा बन जाता है जिसे कहते हैं ज्वालामुखी कुंड, ठीक है, जिसे क्या कहेंगे, हमारा ज्वालामुखी कुंड अर्थात कालडेरा इसे कहा जाता है। इसके अलावा इनका यह विस्फोटक रूप बताता है कि लावा प्रदान जो लावा आता है, मैग्मा के भंडार न केवल विशाल है बल्कि इनके बहुत पास स्थित हैं और इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी के तरह ही ये प्रतीत होते हैं। तो कालडेरा तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। सीधा क्वेश्चन आएगा कि जब भी ज्वालामुखी फटता है तो जो धरातल पर आपका एक गड्ढे जैसी आकृति बनती है या एक गर्त बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कालडेरा कहते हैं। तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा। और जब इस कालडेरा में पानी भर जाता है बारिश के दिनों में तो एक झील और या लेक भी बन जाती है जिसे कहते हैं कोल्डेरा लेक या क्रेटर लेक के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट आता है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। क्या होता है ये बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र? बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह जाता है, यानी बिल्कुल ये कह लो कि बिल्कुल पतला पतला लावा। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हैं। इनमें जो लावा प्रवाह होता है वो क्रमानुसार होता है। कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। कई बार अकेले प्रवाह की बात करें तो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है, यानी इतना पतला होता है। जैसे भारत का जो दक्कन ट्रैप आप देख रहे हो वर्तमान में, महाराष्ट्र पठार ज्यादातर पार्ट इसी से ही घिरा हुआ है, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र से। वृहत बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है भारत में ये दक्कन ट्रैप, और ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक से अधिक बहुत बड़े क्षेत्र इसी प्रवाह से ढके थे। तो इंडिया का जो दक्कन जो ट्रैप है वो ज्वालामुखी के द्वारा ही निर्मित है और वो बेसाल्ट प्रवाह से बना हुआ है, ठीक है। और महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो वहाँ पर ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित ही पूरा पठार है जिसे हम कहते हैं दक्कन पठार। नेक्स्ट आता है मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये और बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। अगर नेक्स्ट चैप्टर जो 4th है उसमें मध्य महासागरीय कटक के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो टेंशन ना लेना। इन ज्वालामुखी का जो उद्गार है वो महासागरों में होता है। ये जो महासागर है आपका अंध महासागर, इसका सबसे ज़्यादा पार्ट है जिसे अटलांटिक महासागर भी कहते हैं। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला के रूप में है, एक लाइन के रूप में है जो 70,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है, जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली है। वैसे तो सबसे लंबी मध्य महासागरीय कटक आपकी अंध महासागर में है, अटलांटिक महासागर में है। फिर भी बहुत सारे महासागरों में भी कुछ कटक मिलती हैं, जैसे आपके फॉर एग्जांपल हिंद महासागर में भी कटक है, चागोस कटक, ठीक है। और उसके अलावा और भी आपकी दक्षिण पूर्वी कटक, दक्षिण पश्चिमी कटक, ये सारी मैंने अपनी चैनल पर कॉन्टिनेंट सीरीज में जब ओशन पढ़ाए थे तब ये सारी चीज़ें वहाँ पर करवा रखी हैं। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है। अगले चैप्टर में हम इस कटक के बारे में बिल्कुल डिटेल से स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं ज्वालामुखी सतलाकृतियाँ, यानी ज्वालामुखी कुछ अलग अलग प्रकार के फीचर्स भी बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आती है अंतर्विधि आकृतियाँ, यानी कई बार ज्वालामुखी बाहर नहीं आएगा लावा और जम जाता है अंदर ही। जैसे देखते हैं अभी ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से आपकी आग्नेय चट्टानें बनती है। लावा का जो ये जमाव है जब धरातल पर पहुंचकर होता है तो धरातल से पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे शैल लेयर्स में जम जाता है। यानी जब कई बार आपका जो लावा है या मैग्मा है, जो मैग्मा है धरातल के अंदर तो मैग्मा कहते हैं, जब मैग्मा आपका धरातल के अंदर ही जम जाए अलग अलग लेयर्स में और बाहर ना आए तब आपकी अलग अलग प्रकार की जो आकृतियां हैं वो बनती हैं। लावा के ठंडे होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे ज्वालामुखी शैलों, जब आपका लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है, जैसे अगर हम देखें जब हमारा जो ज्वालामुखी फटता है तो जो लावा है वो धरातल पर पहुंच जाता है और जब ठंडा होगा तब आपकी इस प्रकार की चट्टानें बनती हैं।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर, यानी कई बार जो मैग्मा है वो धरातल के अंदर जम जाता है, बाहर नहीं आता, पृथ्वी के अंदर ही जम जाएगा, अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बनाएगा। कई बार लावा बाहर आकर अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बनाता है। तो दोनों के ही आधार पर जो आग्नेय शैलों का वर्गीकरण दो प्रकार से हम करते हैं। एक आती है ज्वालामुखी शैल, जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होगा, और दूसरी आती है पातालीय शैल, जब आपका लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है। दो प्रकार की चीजें होगी, जब लावा धरातल पर बाहर आकर जमेगा, जब लावा धरातल के अंदर ही ठंडा होकर जम जाएगा। तो जब लावा, अगर हम बात करें, जब आपका लावा धरातल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई प्रकार की आकृतियां बनती हैं। 1 मिनट। तो कई प्रकार की आकृतियां बनती हैं जब लावा यानी मैग्मा आपका धरातल के अंदर ही जमता है, तो उन्हें कहते हैं अंतर्वेदी आकृतियां। समझ रहे हो ना? अंतर्वेदी यानी पृथ्वी के अंदर ही जब आकृतियां बन जाएगी मैग्मा अलग अलग। और ऐसा क्यों होता है? जब कोई बड़ी सारी चट्टान मैग्मा के रास्ते में आ जाती है, तो मैग्मा है ना क्या करता है, आसपास वाले एरिया में ही जमना शुरू हो जाता है, दरारों के अंदर, या कहीं गड्ढा मिल गया तो उसमें जाके गिर गया। तो इस तरीके से तो अलग अलग प्रकार के फीचर्स बन जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आकृति आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैथोलिथ। बैथोलिथ ये मैग्मा का एक बहुत बड़ा पिंड होता है, भूपटी में बहुत अधिक क्रस्ट में ही अधिक गहराई पर बनता है, गुंबद के आकार का होता है, कुछ इस तरीके का होता है ये गुंबद आकार का। अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर ये धरातल पर प्रकट हो जाते हैं। क्रस्ट पर ही बनता है, तो कई बार क्या होता है, नदियां हैं, हिम नदी हैं, और भी आपकी पवने हैं, तो ये जब अपर्दन कर देते हैं, ऊपरी धरातल को काट देते हैं, तो कई बार हमें इन गुंबद का ऊपर वाला पार्ट धरातल पर दिख जाता है। ये बहुत विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और कभी कभी इनकी गहराई तो कई किलोमीटर तक नीचे तक होती है। और ये आपकी ग्रेनाइट चट्टानों से बने हुए पिंड होते हैं, जो कि ग्रेनाइट किसका पार्ट है, अग्न्य चट्टान का ही प्रकार है। तो इन्हें बैथोलिथ कहा जाता है, जो कि मैग्मा भंडारों के जमे हुए भाग है। ठीक है, समझ गए बैथोलिथ। नेक्स्ट आता है लैकोलिथ। इनके नाम सेम है, बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ, सारे इसी तरीके के नाम हैं। ये भी आपके गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेदी ही चट्टानें हैं, जिनका जो तल होता है वो समतल होता है और एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे की ओर जुड़ा होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले जो आपके मिश्रित ज्वालामुखी है उनके गुंबद से मिलती है। ठीक है, तो मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। अंतर केवल ये होता है, जो लैकोलिथ होते हैं ना वो आपके गहराई में पाया जाता है, बैथोलिथ आपके थोड़े ऊपर और लैकोलिथ और भी ज़्यादा गहराई में। कर्नाटक के पठार में जो ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी ही गुंबद नुमा पहाड़ियाँ हैं। कर्नाटक के पठार, भारत में कर्नाटक का पठार, कर्नाटक राज्य में, तो वहाँ पर आपको ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई ऐसी ही गुंबद नुमा पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। और इनमें से अधिकतर अब अपत्रित हो चुकी हैं, अपत्रित एक्सप्लॉइटेड हो चुकी हैं, जो कि धरातल पर देखी जा चुकी हैं। और लैकोलिथ और बैथोलिथ के ये दोनों ही अच्छे एग्जाम्पल हैं। अब ये अपत्रित, पत्रित, ये सारी चट्टानें ना मैंने ज्योग्राफी आपकी प्लेलिस्ट में करवा रखी है पूरा डिटेल से, कौन सी पत्रित शैल होती है, कौन सी अपत्रित शैल होती है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट आता है लैपोलिथ, फैकोलिथ, सिल। देखो दो हम पढ़ चुके हैं, बैथोलिथ और लैकोलिथ। अब हमारी नेक्स्ट आती हैं कौन सी, लैपोलिथ, फैकोलिथ, सिल। ये क्या होती हैं, ऊपर उठता हुआ जो लावा कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में जम जाए। ठीक है, कमजोर धरातल में, और यहाँ अलग अलग आकृतियों में जम जाएगा। और ये आपकी जो एक आकृति होगी तस्तरी की तरह होगी, यानी जब आपका जो लावा है वो किस तरीके से जमे, इस तरीके से, जैसे आपकी खाने की प्लेट होती है। ठीक है, तस्तरी प्लेट को ही कहते हैं, तो उसे कहेंगे लैपोलिथ। कई बार आपकी अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों के मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर और अभिनति के तल में भी लावा जम जाता है, और ये फिर आपकी एक लहरदार चट्टानों के रूप में वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती हैं, और यही फैकोलिथ है। सिंपल वे में समझाऊं, इस तरीके का होता है आपका फैकोलिथ। ये होता है फैकोलिथ। ये होती है आपकी अपनति और अभिनति। ठीक है, तो इन दोनों में जब आपका लावा जमकर कुछ इस तरीके की लहरदार आकृति बना लेता है तो उसे क्या कहेंगे, वो होंगे हमारे फैकोलिथ। ठीक है, ये आपके बैथोलिथ में ही विकसित होते हैं फैकोलिथ। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में जब वो ठंडी हो जाती है तो उसे कहते हैं सिल या सीट।
सिल या शीट। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें दो पार्ट में या डिवाइड किया जाता है। एक तो कम मोटाई वाले जमाव को शीट, और जो घने मोटाई वाले होते हैं, घनी मोटी परत होती है, जैसे ये इतनी मोटी परत है, इसको सिल कहेंगे, और कम मोटी परत को क्या कहेंगे, शीट कहेंगे। जैसे आप हमारी क्वेश्चन पेपर की शीट होती है वो पतली होती है, सिल मोटी होती है, ठीक है। लास्ट आती है डाइक। डाइक इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट। एग्जाम में डाइक के बारे में बहुत पूछा जाता है और बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। अरे रुक जा, 1 मिनट, ओहो। नेक्स्ट आती है हमारी डाइक। जब आपके लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है, यानी डाइक यानी एक खड़ी दीवार। तो जब आपका जो लावा है वो एक ऐसी दरार में जमे, बिल्कुल समकोण, समकोण यानी 90 डिग्री का एंगल, अगर इसी अवस्था में वो ठंडा हो जाए लावा, यानी यहाँ पर एक बड़ी चट्टान थी और यहाँ पर एक बड़ी चट्टान थी, दोनों के बीच में यहाँ पर लावा भर गया और ऐसे ही एक खड़ी दीवार के रूप में जम गया, एक दीवार की भांति संरचना होती है इसकी, तो यही हमारा डाइक कहलाता है। पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र की जो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में ये आकृति बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी एरिया में ज्वालामुखी उद्गार से बना जो आपका दक्कन का पठार है, उसके विकास में डाइक उद्गार की भी काफ़ी भूमिका है, काफ़ी वाहक ये समझी जाती है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पृथ्वी के आंतरिक संरचना को डिटेल से स्टडी किया, और इसके साथ साथ हमने भाई ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा, ज्वालामुखी के टाइप पढ़े, शिल्ड ज्वालामुखी और सिंडर शंकु वगैरह। और इसके बाद हमने जो आपकी ज्वालामुखी में जो मैग्मा होता है वो धरातल के अंदर कौन कौन से फीचर्स बनाता है आग्नेय चट्टानों, वैसे ही आग्नेय चट्टानों के उसमें भी इन्हें ऐड किया जाता है कि आग्नेय चट्टानों के अलग अलग शेप में भी, ठीक है। यही होती हैं सारी बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लैपोलिथ, लिप, सिल, डाइक, यही सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स पर दोगे कि कौन से भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। देखो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मैंने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में करवाया था, तो आपको ये जरूर आंसर देना है। दक्कन ट्रैप को शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। कौन सा ज्वालामुखी है दक्कन ट्रैप का। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा स्थलखंड को वर्णित करता है। स्थलखंड को वर्णित करता है, आपको खुद बताना है स्थलखंड आपका किस में पड़ता है। नेक्स्ट आता है निम्न में से भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन और फैलाव लाती है। कौन सी भूकंपीय तरंगे लाती है चट्टानों में संकुचन और फैलाव। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है इनके जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। अगर आपको कोई इशू है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो थोड़े ही दिनों में हम अपनी लाइव क्लास शुरू करेंगे, अभी तैयारी चल रही है, ठीक है। तो तब तक आप एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, ओके, बाय बाय।